बहती गंगा में हाथ धोना आपने सुना होगा, और आज जो खान सर कर रहे हैं भाई साहब, ये बिल्कुल वही है। और ये गंगा अंबेडकर जी के नाम की बह रही है। आज भीमराव अंबेडकर एक बड़े वर्ग के बीच में एक कल्ट बनते जा रहे हैं। लोग अंबेडकर को भगवान मानते हुए रैप सॉन्ग्स बना रहे हैं। पूरी दुनिया के टीमों महापुरुष पर हम बहुजनों के लिए भगवान से भी बढ़कर अंबेडकर। कल्चरल चीजें तक बदल रही हैं। यहां तक कि कुछ लोग तो अंबेडकर को ऑर्केस्ट्रा तक में ला चुके हैं। एक बड़े वर्ग में अंबेडकर एक कल्ट बन चुके हैं, और इसी कल्ट के बहाव में खान सर बहे जा रहे हैं। अभी खान सर जगह जगह इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, और उसमें जाकर बोलते हैं कि अंबेडकर चाहते तो पाकिस्तान की तरह एक अलग दलित नेशन बना सकते थे। बाबा साहब अंबेडकर वो शख्सियत हैं जो चाहते तो जिस तरह पाकिस्तान अलग किया था उस तरह अलग कर दिए रहते। एक इशारे पे दलित उनको भगवान मानते थे, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देश प्रेम था। अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में था एक अलग देश बनाना। 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री लंदन में बैठ के गोल में सम्मेलन चल रहा था, गांधी जी और वहां खड़े थे। वापस आए, इन्होंने कहा कि मुझे दलितों के लिए अलग देश नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनके लिए आरक्षण चाहिए ताकि मैं उनका उत्थान कर सकूं। खान सर फिर एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि अंबेडकर जिन्ना से भी ज्यादा पावरफुल थे। इतने पावरफुल होने के बावजूद अंबेडकर जी ने जिन्ना की तरह अलग देश नहीं मांगा। लंदन में गोल में सम्मेलन में बैठ के रैमजे मैकडोनाल्ड के सामने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने अलग क्षेत्र दिया था दलितों को। ये कोई पढ़े 1932 में अलग क्षेत्र दलितों को दिया था, जिस तरह 1909 में मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया था उस तरह दलितों को दिया था। भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने कहा कि मुझे अलग क्षेत्र नहीं, मुझे आरक्षण चाहिए। मैं दलितों को अलग नहीं बल्कि उत्थान करना चाहता हूँ, उन्हें अलग करने नहीं चाहता। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिन अंबेडकर को ब्रिटिशर्स ने अपना कलीग बताया और जो अंबेडकर भारत की आजादी को डिजास्टर मानते थे, जो अंबेडकर अपने दम पर आज तक एक इलेक्शन नहीं जीत पाए, जिनकी पार्टी का पूरे इंडिया में 2% वोट शेयर भी नहीं था, वो व्यक्ति इतना प्रभावशाली कैसे बन गया कि लोग उसे भगवान की जगह बिठाने लगे, और देश की सबसे बड़ी कोचिंग चलाने वाले लोग उसे जिन्ना जितना ताकतवर, ना जिन्ना से भी ज्यादा ताकतवर बताने लगे। तो चलिए अंबेडकर के कल्ट बनने की कहानी आज सुनते हैं। चलिए एक बार हिस्ट्री को फैक्ट बाय फैक्ट, टाइमलाइन बाय टाइमलाइन आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अंबेडकर का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका असली नाम था भीमराव रामजी सकपाल। वो महार जाति से आते थे। उनके पिता यानी कि रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार मेजर थे, जो उस वक्त किसी भी इंडियन द्वारा ब्रिटिश आर्मी में सबसे बड़ा हाईएस्ट पोस्ट होता था। लेकिन इसके बावजूद भी उनको और उनके परिवार को अपनी कास्ट को लेकर सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, जो कि सोसाइटी की उस समय की एक हार्श रियलिटी बन चुकी थी। डिस्पाइट ऑल दिस, अंबेडकर जो थे वो पढ़ाई में काफी ब्रिलियंट थे, जिसके कारण उनके स्कूल के एक ब्राह्मण टीचर महादेव अंबेडकर ने उनका नाम अपने सरनेम से स्कूल में रजिस्टर करवाया, ताकि उनके साथ स्कूल में कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। 1913 में सयाजीराव गायकवाड़, जो कि बड़ौदा के मराठा किंग थे, उन्होंने भी अंबेडकर की काफी मदद की और उनको स्कॉलरशिप दी, और इसी कारण से अंबेडकर ने अपनी हायर एजुकेशन जो थी वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूरी की थी। लंदन से पढ़ाई करके 1920 की शुरुआत में जब अंबेडकर वापस आए तो उन्होंने दलित कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए एक्टिविटीज शुरू कर दी थी। अंबेडकर ने मूक नायक जैसे न्यूज़पेपर शुरू किए और दलितों के लिए मूवमेंट शुरू किया, स्पेशली अनटचेबिलिटी के खिलाफ, जो उस समय सिर्फ केवल एक लेवल तक हिंदू में ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज में भी हो रहा था। 1930 में अंबेडकर ने महासत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ उस पब्लिक टैंक में जाकर पानी पिया जो दलित समुदाय के लिए डिनाई किया गया था। यही उन्होंने बाद में पब्लिकली मनुस्मृति को भी जलाया, और इस मूव से अंबेडकर काफी लाइमलाइट में आ गए थे। अंग्रेजों को अंबेडकर के रूप में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि इससे कांग्रेस के रूप में जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नेशनलिस्ट यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो रही है ना, उसे कमजोर किया जा सकता है, जिससे ब्रिटिशर्स का भी नाम नहीं आएगा और हिंदू आपस में ही फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे। और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने अंबेडकर को स्पेस और फॉरम जगह जगह देना शुरू कर दिया, और इस तरीके से अंबेडकर को 1930 में लंदन में आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा बनाया जाता है, जहां अंबेडकर ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया अपनी सबसे बोल्ड पॉलिटिकल डिमांड रखने के लिए,
दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। अंबेडकर, जिनका नाम उन्हें एक ब्राह्मण टीचर ने दिया था, उन्होंने अचानक से कह दिया कि दलित हिंदू समुदाय का हिस्सा नहीं है, उन्हें जबरदस्ती इसमें रखा जा रहा है। First of all, my contention was this, that for 5 years, you see, we live separately from the Hindus, with no kind of intercourse or intercommunication, you see, of a social or a spiritual sort. और इसीलिए जैसे मुस्लिम्स को 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है, वैसे ही दलितों को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनने का अधिकार मिले, बिना किसी हिंदू इंटरफेरेंस के। 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड के जरिए इस डिमांड को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी यही चाहते थे कि हिंदू यूनिटी फ्रेगमेंटेड हो। अंबेडकर ने भी ब्रिटिशर्स के इस फैसले का वेलकम किया था, लेकिन गांधी इस बात पर राजी नहीं थे। महात्मा गांधी ने इस कम्युनल अवार्ड को साफ रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर दलितों को अलग इलेक्टोरेट मिल गया तो ये हिंदू सोसाइटी को परमानेंटली डिवाइड कर देगा। और इसी कारण से यारवाड़ा जेल से गांधी ने फास्ट अनटू डेथ चालू कर दिया, ये कहते हुए कि सेपरेट इलेक्टोरेट हिंदू यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स चाहते हैं। गांधी की इस भूख हड़ताल ने अंबेडकर के ऊपर जबरदस्त प्रेशर डाल दिया था, क्योंकि अगर गांधी की इस भूख हड़ताल से डेथ हो जाती तो इससे गांधी की मृत्यु का इल्जाम अंबेडकर पर आ सकता था और दलितों के विरुद्ध चीजें गलत जा सकती थी। इनफैक्ट खुद दलित कम्युनिटी के कई लोगों ने अंबेडकर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था और डाउन विद अंबेडकर के नारे लगाना शुरू कर दिए थे, ये कहते हुए कि ये अंबेडकर की साजिश है टू डिवाइड इंडिया। और इसीलिए अंबेडकर ने गांधी से काफी इंटेंस नेगोशिएशंस किए, जिसके बाद अंबेडकर ने फाइनली अलग इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ने का फैसला किया और उसकी जगह जनरल इलेक्शंस के अंदर रिजर्व सीट्स को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही साथ दलित समुदाय के लिए रिजर्व सीट्स जो थी ना, वो 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और इसी कॉम्प्रोमाइज को पूना पैक्ट कहा जाता है। अंबेडकर जानते थे कि एक जीत नहीं थी, ये एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट था और उस दिन के बाद से गांधी और कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता परमानेंटली बिटर हो गया। अंबेडकर ने कांग्रेस को ब्राह्मण बनिया क्लब बोलना शुरू कर दिया और क्लियर कर दिया कि उनका दलित राइट्स के लिए अब कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं है। अंबेडकर का जो कांग्रेस के खिलाफ रवैया था ना, उससे ब्रिटिशर्स बहुत खुश थे। 1933 यानी 1933 में सैमुअल हरारे एक लेटर लिखता है। किसे? गवर्नर ऑफ मद्रास सर जॉर्ज स्टेनले, सर छोड़िए जॉर्ज स्टेनले को। और इस लेटर में क्या लिखा जाता है? इस लेटर में लिखा जाता है कि वो यानी सैमुअल हरारे अंबेडकर से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। और फिर आगे इसी लेटर में ये भी लिखा जाता है कि वो यानी अंबेडकर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को इंडिया में सपोर्ट करना चाहते थे। इसीलिए हरारे इस लेटर के माध्यम से जॉर्ज स्टैनले को ये कहना चाहते थे कि अंबेडकर को ना किसी पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस पर भेजना चाहिए। वहीं लॉर्ड लिनलिथगो वो ये कहते हैं कि अंबेडकर ब्रिटिशर्स का ना एक अच्छा कलीग बन सकता है। उधर से फिर समय बीतता है, इंडिया की ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी वो और इंटेंस होती चली जाती है। 1942 आता है और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करती है कांग्रेस। अब उसमें अलग अलग बैकग्राउंड से बहुत सारे इंडियंस पार्टिसिपेट करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर बात नहीं करते, वो कितना प्रभावशाली था कितना नहीं था उस पर बात नहीं करते। बात इसकी करते हैं कि उसके बाद में ब्रिटिशर्स का क्रैकडाउन हो जाता है और कई लोग, इवन कई बड़े बड़े लीडर्स जेल में चले जाते हैं। 25,000 इंडियंस को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया होता है। पर वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अंबेडकर ने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि वो ब्रिटिश वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर मिनिस्टर बन चुके थे और उल्टा इस एजिटेशन को ना डिसऑनेस्ट बता रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे थे। अंबेडकर का बेसिकली ये मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स को देश से भगा दिया जाए बिना किसी सॉलिड प्लान के, तो भाई वो दलितों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अगर ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चले जाते हैं तो भाई सो कॉल्ड ऑप्रेस्ड क्लास और मुस्लिम्स हिंदुओं की मर्सी पर देश में जिंदा रहेंगे। फिर इसी दौरान उन्होंने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन SCF। ऑब्जेक्टिव क्लियर था, एक ऐसी दलित पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना जो कांग्रेस को चैलेंज कर सके। ब्रिटिशर्स ने इस पार्टी को बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट 1946 के कैबिनेट मिशन के दौरान ब्रिटिशर्स ने अंबेडकर की SCF को ना एक अलग और इम्पॉर्टेंट आवाज माना, जहां अंबेडकर फील्ड मार्शल विंसेंट वेवल को ये कहते थे कि अगर इंडिया ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट होती है तो ये ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजास्टर होगा भारत की हिस्ट्री का। और जब अंबेडकर ने ये सब कुछ बोला तो उसके बाद खुद नेहरू ने अंबेडकर को
गद्दार कहते हुए ये कहा कि ये ब्रिटिशर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब इसी वक्त यानी 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस आ जाते हैं और ये ना इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले सबसे बड़े मेजर पोल्स थे और आखिरी भी। अब इस समय तक ना इंडिया में 151 सीट्स दलितों के लिए रिजर्व कर दी गई थी। अंबेडकर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ये प्रूव करने के लिए कि दलित कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि उनके साथ है और दलितों की असली वॉइस अंबेडकर हैं ना कि कांग्रेस। पर गेस व्हाट, रिजल्ट क्या आता है? कांग्रेस ने इन 151 रिजर्व सीटों में से 142 सीटें जीत ली और वहीं अंबेडकर के पास ना केवल 2 सीट आई। अंबेडकर की पार्टी एससीएफ को मात्र 2 सीटें मिली, 2। अंबेडकर खुद बॉम्बे से इलेक्शन हार गए थे, वो भी पता है किसके सामने? कांग्रेस का एक छोटा सा नेता दलित कैंडिडेट नारायण कजरोलकर, उसके सामने। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये पॉलिटिकल ह्यूमिलिएशन थी। इससे अंबेडकर का पूरा बिलीफ कोलैप्स हो चुका था कि दलित समाज की वो एकमात्र आवाज है। शेड्यूल कास्ट वोटर्स ने उन्हें डिसाइसिवली रिजेक्ट कर दिया था। इसने अंबेडकर को एक रियलिटी चेक दे दिया था। अंबेडकर को समझ में ये आ चुका था कि अब कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही बेहतर है। 1946-47 तक यही बात क्लियर हो चुकी थी कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ने वाले हैं और पावर अब इंडियंस के हाथ में आने वाली है, उसमें भी प्रीडोमिनेंटली कांग्रेस के हाथ में आने वाली है। तो अंबेडकर ने अब ये डिसाइड कर लिया था कि ब्रिटिशर्स के जाने से पहले ना दलितों के लिए कुछ सॉलिड सेफगार्ड सिक्योर कर लेने चाहिए। फ्रस्ट्रेटेड होकर अंबेडकर ने कांग्रेस से यह बात करनी शुरू कर दी कि 20% कैबिनेट कोटा हमें दे दो, यानी दलितों को दे दो। लेकिन कांग्रेस ने इसे सीधे रूप से रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रख दी कांग्रेस के सामने, लेकिन इस बार भी कांग्रेस ने इस आइडिया को फिर से रिजेक्ट कर दिया। आप ना यहीं से समझ सकते हो कि अंबेडकर की एक्चुअल पॉलिटिकल पावर उस समय कितनी थी। खैर, इस बुरी हार की वजह से ना अंबेडकर शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। उल्टा उस वक्त तक वो खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर रहे थे। हालांकि बाद में अंबेडकर खुद ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें ना इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बना दिया जाए। अब ब्रिटिश लोग जा रहे थे और कांग्रेस को दुनिया को ये दिखाना था कि नया इंडिया इंक्लूसिव है और डेमोक्रेटिक है, जिसके बाद कांग्रेस लीडर्स ने आपस में बड़ा दिल दिखाया और अंबेडकर को ना इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनाने की बात की। डिस्पाइट दैट अंबेडकर ने पूरे जीवन कांग्रेस को, नेहरू को और गांधी को गालियां दी। कांग्रेस की लीडरशिप ने ना सरदार पटेल के फ्रेज को याद किया, भूल जाओ और माफ कर दो। इस पे अमल किया गया और फैसला लिया गया। इसके बाद ना कांग्रेस ने बंगाल में अपनी एक सीट खाली करवाई, खुद खाली करवाई, और फिर ये इंश्योर किया कि जुलाई 1947 में अंबेडकर बिना किसी ऑपोजिशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुने जाएं। सिर्फ 1 महीने के भीतर भीतर जब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए, उन्हें सबसे पावरफुल कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। पहले के सभी क्लैशेस को भूलकर कांग्रेस ने अंबेडकर की लीगल ब्रिलियंस पर भरोसा किया और उन्हें पूरा चांस दिया और पूरा चार्ज भी दिया। इससे ना अंबेडकर को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन शेप करने की पावर मिल गई, जिसमें शामिल ये था आर्टिकल 17, जिसमें अनटचेबिलिटी को ऑफिशियली अबॉलिश किया गया। फंडामेंटल राइट्स, SC/ST के लिए रिजर्वेशन, इस सब का पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर दिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ना इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन होता है। सबको लगा कि अंबेडकर ने संविधान लिखा है, जिसके बाद जरूर वो हीरो बन गए होंगे। अब तो इस इलेक्शन में बहुत इंपैक्टफुल रिजल्ट आएंगे उनके लिए। पर रिजल्ट पता है क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि उनकी पार्टी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाती। इनफैक्ट उनका जो वोट शेयर होता है ना, वो ठीक से 2% भी नहीं रहता। उल्टा अंबेडकर खुद अपनी सीट से फिर से हार जाते हैं। स्टेट इलेक्शन में भी अंबेडकर की पार्टी पूरी तरीके से फेल हो जाती है। तो भाई साहब, जब लोग ये कहते हैं ना कि अंबेडकर पाकिस्तान की तरह एक अलग दलित कंट्री बना सकते थे, तो आपको सच में ये 3 चीजें उन लोगों से पूछनी चाहिए। पहली, किस मास मूवमेंट के साथ? दूसरी, किस इलेक्टोरल मैंडेट के साथ? और तीसरी, किस पब्लिक सपोर्ट के साथ? क्योंकि ये तीनों ही चीजें अंबेडकर के साथ तो नहीं दिख रही थी। अंबेडकर को जिन्ना जितना पावरफुल कहना स्टूपिडिटी से ज्यादा ना कुछ नहीं था, क्योंकि जिन्ना के पास पब्लिक सपोर्ट था। जिन्ना को 90% से ज्यादा मुसलमानों ने वोट दिया था और उनको सीटें जिताई थी,
जिसके कारण, जिसके दम पर उन्होंने पाकिस्तान अलग किया था। और यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इसका कारण ये नहीं था कि अंबेडकर कोई छोटे नेता थे, इसका कारण ये था कि दलितों को बरगलाना या दलितों को अलग राष्ट्र के लिए उकसाना बहुत मुश्किल था, और वहीं दूसरी ओर मुसलमानों को दीन या मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर भड़काना बहुत ही आसान था। दलित आज भी स्वयं को हिंदू मानते हैं और तब भी मानते थे, तो उनको उस तरीके से भड़काना काफी मुश्किल था। जिन्ना के पास ना एक यूनाइटेड मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस का कंट्रोल था, मुसलमानों में अच्छी खासी फॉलोइंग थी। अंबेडकर के पास ना इनमें से कुछ भी नहीं था। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की डेथ के बाद यानी कि 1956 के बाद उनका जो इमेज है ना, वो ज़्यादातर एकेडमिक सर्कल्स, लीगल कम्युनिटीज़ और महाराष्ट्र के कुछ दलित रिफॉर्मर्स तक ही लिमिटेड हो गया था। उन्हें कास्ट इनजस्टिस के एक शार्प क्रिटिक के रूप में माना जाता था, एक ब्रिलियंट लीगल माइंड, एक विजनरी इकोनॉमिस्ट, और हाँ, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट के रूप में वो काफ़ी पॉपुलर थे। लेकिन स्टिल उन्हें पैन इंडिया के एक पॉलिटिकल आइकॉन के रूप में नहीं जाना जाता था। ना हर चौक पे उनके स्टैचू लगे होते थे, ना हर पॉलिटिकल रैली में उनका फोटो लहराया जाता था, और ना ही अंबेडकर जयंती किसी नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट की जाती थी। उस समय तक उनकी कोई कल्ट फॉलोइंग नहीं थी जैसे कि अभी है, और वो आप उन इलेक्शंस के रिजल्ट से साफ पता कर चुके हो जो अंबेडकर ने खुद लड़े थे। पर फिर ऐसा क्या हो गया कि एक आदमी जो इंडिपेंडेंट इंडिया में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाया, आज उसको भारत के कुछ लोग भगवान के साथ बिठा रहे हैं। अंबेडकर को आज कोई पॉलिटिकल पार्टी, लेफ्ट हो या राइट, ओपनली क्रिटिसाइज करने की हिम्मत नहीं करती है, और इसका रीजन है वोट बैंक इंजीनियरिंग। चलिए 1970 और 1980 तक के टाइम को रिवाइंड करते हैं। उस समय तक कांग्रेस को सही या गलत एक हिंदू मेजॉरिटी पार्टी के रूप में देखा जाता था, क्योंकि हिंदू वोट का कंसोलिडेटेड सपोर्ट जो था वो कांग्रेस को मिलता था, और इसी वजह से किसी भी नई पॉलिटिकल रीजनल पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि कैसे पॉलिटिकल स्पेस बनाया जाए भारत के अंदर। तो इसका ना सॉल्यूशन निकाला गया, हिंदू कम्युनिटी को अंदर से ही फ्रेगमेंटेड करो, जहां फ्रेगमेंटेशन नहीं भी है वहां भी पैदा करो, और इस फ्रेगमेंटेशन का प्राइमरी टारगेट थे दलित। पर इन लोगों की दिक्कत ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ दलित जो थे ना, वो खुद को हिंदू ही मानते थे हमेशा से, क्योंकि जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी था ना, वो एक लेवल पर ही एग्जिस्ट करता था, और उसमें भी एक बहुत भयंकर फ्रॉड पिला गया था। और उस फ्रॉड को ना अंग्रेजों के 1822 के रिकॉर्ड भी बताते हैं, जिनमें शूद्र छात्र ब्राह्मण छात्रों से अधिक हैं इंडियन स्कूल्स के अंदर। तो भाई साहब, ऐसे में सवाल था कि कैसे एक पूरे समुदाय को उनके सिविलाइजेशनल रूट से अलग किया जाए। जवाब था, एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करो, और इस काम को करने के लिए एक नया आइकॉन चाहिए था, ऐसा कोई जो ओपनली हिंदुत्व को रिजेक्ट करता हो, उसके फ्लॉज को क्रिटिसाइज करता हो, और जिसे एक लिबरेशन सिंबल बनाया जा सके। और इन सारी चीजों में अंबेडकर से परफेक्ट आइकॉन कौन हो सकता था? यहीं से अंबेडकर को स्टेज पर दोबारा लाया गया। जिन अंबेडकर को पहले एक लीगल रिफॉर्मर और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के रूप में देखा जाता था, उनको रीपैकेज किया गया एक मसीहा के रूप में, एक पॉलिटिकल देवता बनाकर उनकी लेगेसी को सिंप्लीफाई किया गया कि अंबेडकर का मतलब ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व के खिलाफ खड़े होना है। बीएसपी जैसी रीजनल पार्टीज, कांशीराम और मायावती जैसे नेता इस नैरेटिव के चीफ आर्किटेक्ट बने। अंबेडकर के नाम भीमराव से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने भीम आर्मी टाइप के आंदोलनों का बेस बनाया। हर गली हर बस्ती में अंबेडकर के स्टैचूज बनने लगे। ये मैसेज डीप तक डाल दिया गया कि तुम सिर्फ दलित हो, तुम्हारे भगवान भीम हैं, और उनको सिर्फ हमारी पार्टी रिप्रेजेंट करती है। और यह कल्टिफिकेशन इतना पावरफुल बनता चला गया कि अंबेडकर के नाम ने एक्चुअल पॉलिटिक्स के अंदर शेड्यूल कास्ट वोटर्स को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, और इसी वेव ने सभी पार्टीज को मजबूर कर दिया कि वो भी इसी फ्रैगमेंटेड पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। पर इसमें ना सबसे डेंजरस ट्विस्ट तब आया जब एक फेक अलायंस नैरेटिव बनाया गया, भीम मीम यूनिटी। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। मतलब दलित समुदाय और मुस्लिम्स का एक पॉलिटिकल भाईचारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, हिंदू इलेक्टोरेट को और ज्यादा डिवाइड करना और मुस्लिम वोटर को यूनाइट करना। हालांकि आयरनी देखिए कि अंबेडकर जो थे ना, वो खुद इस्लाम के कट्टर विरोधी थे, लेकिन ये जो इनकन्वीनियंट सच्चाइयां थी ना, ये छुपा दी गई, क्योंकि इस भीम मीम नैरेटिव को ना अंबेडकर की असली वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ एक इमेज हाईजैक था, जिसका ऑब्जेक्टिव था हिंदू पॉलिटिकल यूनिटी को फ्रेगमेंटेड करना। 1990s और 2000s आते आते ना अंबेडकर इतने पॉलिटिकली अनटचेबल हो गए कि उनको क्वेश्चन करना भी सुसाइडल बन गया, और आज उनको किसी भगवान की तरह पूजा जा रहा है। देखिए, अंबेडकर बहुत टैलेंटेड थे और इस बात में आज तक किसी को कोई शक नहीं है। देयर इज नो डिनाइंग इन इट कि उन्होंने दलित समाज के लिए अपलिफ्टमेंट का बहुत काम किया। बहुत ही हाईली एजुकेटेड थे और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से उन्होंने डिग्री ली थी, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेन आर्किटेक्ट वो बने थे।
एंड वी रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। लेकिन एक सच ये भी है कि उनको दलितों के भगवान के जैसा दर्जा देना सिर्फ उनके काम के लिए नहीं था, ये एक पॉलिटिकल डिजाइन का पार्ट था, क्योंकि वो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध बन गए थे। तो उनका नाम एंटी हिंदू वोट बैंक पॉलिटिक्स में परफेक्टली फिट हो जाता था। पर सवाल यहां पर यह है कि क्या दलित अपलिफ्टमेंट केवल अंबेडकर कर रहे थे? तो एक शब्द का उत्तर है नहीं। अगर इसको डिटेल में जानना है तो और बताता हूं। ऐसे ना बहुत सारे महान लोग थे जो हिंदू धर्म के अंदर रहकर उसके उद्धार के लिए लड़ रहे थे और जाति भेद को, अनटचेबिलिटी जैसे पापों को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे। चाहे वो संत नामदेव हों, संत तुकाराम हों या संत एकनाथ हों जो खुद ब्राह्मण थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को कर्स नहीं किया, उसको नहीं छोड़ा, बल्कि उसमें सुधार की बात की, तो उनके बारे में ना आज कोई बात ही नहीं करता। इनफैक्ट ये भीम मीम एकता की बात करने वाले जिन्हें सबसे ज्यादा नफरत करते हैं उनका नाम सावरकर है। और सावरकर खुद वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट लीडर्स जिसने ना दलित, वंचित, पीड़ित के लिए, इक्वालिटी के लिए आवाज उठाई थी। और सावरकर पता है कौन थे? पास आओ कान में बताने वाली बात है, ब्राह्मण थे। 1920 में रत्नागिरी जेल से निकलने के बाद उन्होंने एक पतित पावन मंदिर बनाया जहां सभी जाति के लोग इंक्लूडिंग दलित्स आकर पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, साथ में रहते थे। उस समय जब कुछ अपर कास्ट के लोग दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया करते थे ना, तो सावरकर ने सबसे पहले ये व्रत लिया कि मैं किसी ऐसे मंदिर में नहीं जाऊंगा जहां मेरे दलित भाई वेलकम नहीं है। उन्होंने इंटर डाइनिंग, इंटर कास्ट मैरिज का ओपन सपोर्ट किया। सावरकर ने ना सहभोज का आयोजन किया जहां दलित और सवर्ण एक ही पंगत में बैठकर एक ही साथ आराम से भोजन किया करते थे। उन्होंने तो भाई साहब बाकायदा ये कहा था कि जो छुआछूत करता है वो हिंदू ही नहीं है, पाखंडी है, पाखंडी। और ये सब तब किया गया जब अंबेडकर का नाम भारत की राजनीति में आया तक नहीं था। लेकिन क्या अभी आज के मॉडर्न भीम वॉरियर्स उनके मुंह से सावरकर का जिक्र सुना है? नहीं, क्योंकि सावरकर का नाम हिंदू यूनिटी से जुड़ा हुआ है और उनके भीम मीम एकता के एजेंडे में ये फिट ही नहीं बैठता है। देखिए, अंबेडकर अनडाउटेडली एक ब्रिलियंट लीगल माइंड थे, एक शार्प कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर थे। पर आज जो ये एजेंडा बनाया जा रहा है ना कि उनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, वो चाहते तो एक और देश बना देते, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो भाई साहब मूल बात यही है, 100 बातों की एक बात यही है कि पॉलिटिकली और इलेक्टोरली अंबेडकर उस समय बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं थे। उनका जो कल्ट आप देखते हो आज, वो कल्टिफिकेशन ना एक समय के बाद पॉलिटिकल रीजंस के कारण किया गया। और ये ना कोई अपमान की बात नहीं है, अपमान के रूप में नहीं बोल रहे हैं हम। इससे अंबेडकर जी का कद ना तो छोटा होता है, ना इससे उस बात पर कोई पर्दा पड़ता है जो उन्होंने देश के लिए किया, वो कम नहीं होता है कहीं से भी। पर सच यही है, और इस सच को ना खान सर जैसे जो बड़े बड़े एजुकेशनल टीचर्स हैं उनको किसी से छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि बताना चाहिए। तो जी आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने विचार जो भी हैं, जैसे भी हैं, उनको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई ज्वाइन बटन और पेट्रियन सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।